स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। बाल साधना शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 9 एंजाइम्स में टॉपिक मोड ऑफ एंजाइम एक्शन हिंदी में कहेंगे एंजाइम की क्रिया विधि। जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में एंजाइम अपनी भूमिका किस प्रकार निभाते हैं। वंस अगेन, बाल साधना शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 9 एंजाइम्स के टॉपिक एंजाइम की क्रिया विधि का अध्ययन करेंगे। सो टॉपिक है एंजाइम की क्रिया विधि कि एंजाइम जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में किस प्रकार अपनी भूमिका निभाते हैं। बस तो ये ध्यान में रखना है कि ये प्रोटीन नेचर के कार्बनिक पदार्थ होते हैं। प्रोटीन नेचर ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। दूसरा है, इनके पास विशेष प्रकार की साइट पाई जाती हैं, स्थल पाए जाते हैं जहाँ से सबस्ट्रेट जुड़ता है या सबस्ट्रेट को जोड़ते हैं। कहने का अर्थ है एंजाइम की जो कार्य प्रणाली है या जो क्रिया विधि है वो मुख्यतः सबस्ट्रेट पर निर्भर करती है, क्योंकि सबस्ट्रेट इसके साथ जुड़ेंगे तो सबस्ट्रेट पर डिपेंड होगी। सबस्ट्रेट अधिक मात्रा में जुड़ेंगे तो ऐसी स्थिति में इसकी कार्य प्रणाली तीव्रता से संपन्न होगी, यानी ये तीव्रता से क्रियाशीलता दर्शाएंगे। यदि कम जुड़ेंगे तो धीमी गति से क्रियाशीलता दर्शाते हैं। दूसरा है, ये सबस्ट्रेट से काफ़ी बड़े आकार के होते हैं, लार्ज इन साइज होते हैं एंजाइम हमेशा। तो ये बोल सकते हैं सभी, या ये बोल सकते हैं समस्त एंजाइमों की कार्य प्रणाली सबस्ट्रेट यानी क्रियाधारों की प्रकृति पर निर्भर करती है। ये लाइन ध्यान में रखनी है आपको कि एंजाइम की कार्य प्रणाली किस पर डिपेंड है, सबस्ट्रेट पर है। क्यों? क्योंकि इन पर जो विशेष स्थल पाए जाते हैं, एक्टिव साइट, सक्रिय स्थल, वहाँ से सबस्ट्रेट ही जुड़ते हैं। देखो नेक्स्ट है, एंजाइम की कार्य प्रणाली को निम्न प्रकार से समझा जाता है या समझा जा सकता है, वो भी दो रूप में। फर्स्ट है एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण। सेकंड है सक्रियण ऊर्जा में कमी, एक्टिवेशन एनर्जी में कमी। इन दो बिंदुओं के आधार पर हम एंजाइम की क्रिया प्रणाली या उसकी क्रिया विधि को समझा सकते हैं या समझ सकते हैं। फर्स्ट है एंजाइम क्रियाधार जटिल, कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, निर्माण। देखो फर्स्ट इसको अगर हम बोलेंगे इंग्लिश में, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। हिंदी में कहेंगे एंजाइम
क्रियाधार जटिल या संकुल भी बोल सकते हैं का निर्माण। अब देखो ध्यान ये रखना है, फर्स्ट है एंजाइम, क्या उपस्थित होते हैं, एक्टिव साइट, इससे क्या जुड़ते हैं, सबस्ट्रेट। अब इसको ऐसे एक रिएक्शन के रूप में हम दर्शा सकते हैं समझने के लिए। एंजाइम में प्रथम अक्षर क्या है, ई। सेकंड है सबस्ट्रेट में प्रथम अक्षर क्या है, एस। ठीक है, नेक्स्ट ये आपस में जुड़कर बनाते हैं, दोनों जुड़ेंगे तो जुड़ने को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, ECS। इसके फलस्वरूप अंत में प्रोडक्ट प्लस एंजाइम, ये जुड़कर क्या बनाएंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अकेला होगा तो सिंपल शब्द काम में लेते हैं, परंतु यहाँ दो जुड़ रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स कह देंगे। अंत में क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा और एंजाइम मुक्त हो जाता है। तो ये प्रोडक्ट का पी लिया है, ये ई है। वंस अगेन एंजाइम पर फर्स्ट लेटर लिया ई, इससे क्या जुड़ते हैं, सबस्ट्रेट। कहाँ से जुड़ते हैं, सक्रिय स्थल से, इससे लिया गया एस। यदि सिंगल लेंगे तो सिंपल, परंतु यदि दोनों आपस में जुड़ेंगे, कहाँ से जुड़ेंगे, एंजाइम पर उपस्थित एक्टिव साइट से सबस्ट्रेट जुड़ेंगे, जुड़कर दो के लिए बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। एंजाइम ई सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स से लिया सी। अंततः क्या बनेगा, सबस्ट्रेट तो किस में बदल जाएगा, प्रोडक्ट में, तो लिया पी प्रथम अक्षर। एंजाइम ऐसे कैसे मुक्त हो जाते हैं, एंजाइम पुनः जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, ये नहीं कि एंजाइम नष्ट होते हैं। ये बोल सकते हैं इसमें प्रत्येक एंजाइम पर, प्रत्येक एंजाइम पर कुछ विशेष स्थान या स्थल पाए जाते हैं जिन्हें एक्टिव साइट या सक्रिय स्थल कहते हैं, सक्रिय स्थल कहते हैं। ध्यान ये रखना कहाँ एंजाइम पर हैं, कितने हो सकते हैं, एक से अधिक होते हैं। क्या जुड़ते हैं, उनसे सबस्ट्रेट जुड़ते हैं। नेक्स्ट है एक्टिव साइट से ही सबस्ट्रेट जुड़कर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, शॉर्ट में लिखा है मैंने, का निर्माण करते हैं। निर्माण भी यानी इन दोनों के मध्य बंध बनता है। क्या बनेगा, बंध। अंततः अतः सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में परिवर्तित हो जाते हैं एवं साथ ही एंजाइम भी मुक्त होते हैं, एंजाइम भी मुक्त हो जाते हैं। मुक्त होकर क्या करेंगे, पुनः न्यू बायोकेमिकल रिएक्शंस में काम में आते हैं। देखो नेक्स्ट है एंजाइम कॉम्प्लेक्स की जो प्रक्रिया है उसको निम्न दो थ्योरीज द्वारा समझाया गया है कि इसका निर्माण कैसे होगा, कैसे उनमें बंध बनेगा। उस बंध को समझाने के लिए, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को समझाने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत दिए, थ्योरीज दिए, अपने स्टेटमेंट दिए।
उनमें दो मुख्य इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ये बोल सकते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने की प्रक्रिया को निम्न दो सिद्धांतों द्वारा समझा जा सकता है। जिसमें फर्स्ट है लॉक एंड की थ्योरी। लॉक एंड की थ्योरी जिसे हिंदी में कहेंगे ताला कुंजी सिद्धांत। सेकंड है इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। इंड्यूस्ड फिट थ्योरी इसे बोलेंगे प्रेरित आसंजन सिद्धांत। फर्स्ट हम लेंगे लॉक की थ्योरी, यानी सामान्यतः हम हाउसेज में इसका यूज भी करते हैं, उसी बेस पर यह सिद्धांत दिया है। फर्स्ट है लॉक की थ्योरी, ताला चाबी सिद्धांत या ताला कुंजी सिद्धांत कहेंगे। पहला इसमें इस सिद्धांत के प्रतिपादन करता यानी प्रस्तुत करता वो हैं एमिल फिशर। ये ध्यान में रखना शब्द कि ताला कुंजी सिद्धांत, ताला चाबी सिद्धांत, लॉक की सिद्धांत किसने दिया? एमिल फिशर ने दिया। अब है किससे संबंधित? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण को समझाने के लिए सिद्धांत दिया। ये बोल सकते हैं इन्होंने एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, के निर्माण को समझाने के लिए यह थ्योरी दी है, या ये बोल सकते हैं यह सिद्धांत दिया। इसमें अगर हम देखें मुख्य बिंदु क्या है, जिस प्रकार ये बोल सकते हैं, हम साधारणतः हम हाउसेज में इसका उपयोग भी करते हैं कि एक ताला उसी की चाबी से खोला जा सकता है। वंस अगेन, एक लॉक, एक ताला उसी की चाबी से खोला जा सकता है। उसी प्रकार एक विशेष क्रियाधार एंजाइम के विशेष सक्रिय स्तर से बंद बना सकता है और बंद बनाकर जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है। ये बोल सकते हैं इस थ्योरी के अनुसार एक लॉक यानी ताला उसी की यानी चाबी से ही खोला जा सकता है। ठीक उसी प्रकार एक विशेष क्रियाधार स्पेसिफिक सबस्ट्रेट
ही एंजाइम की विशेष सक्रिय सतह से बंध बना सकता है। बंध बना सकता है। अंततः एंजाइम उस जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित कर उत्पाद निर्माण की प्रक्रिया को संपन्न करता है। या नेक्स्ट ये बोल सकते हैं, एमिल फिशर के अनुसार एंजाइम पर उपस्थित विशेष सक्रिय स्थल व सबस्ट्रेट दोनों समान आकार के होते हैं। या ये बोल सकते हैं, दोनों का आकार परिवर्तनशील नहीं होता है। ये बोल सकते हैं, एमिल फिशर के अनुसार एंजाइम की सतह पर उपस्थित एक्टिव साइट व सबस्ट्रेट का आकार परिवर्तनशील नहीं होता है। नेक्स्ट थ्योरी में हम पढ़ेंगे प्रेरित आसंजन में इंड्यूस फिट में वो ये बोल रहे हैं कि वो उनका आकार सामान्यतः परिवर्तनशील हो सकता है या परिवर्तनशील होता है। ये फर्स्ट थ्योरी है। सेकंड हम लेंगे इंड्यूस्ड, प्रेरित बोलेंगे, फिट थ्योरी, प्रेरित आसंजन सिद्धांत। थ्योरी है प्रेरित आसंजन सिद्धांत। फर्स्ट है, देखो इसमें प्रतिपादनकर्ता ये हैं कोसलैंड। ये थ्योरी कोसलैंड वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की है या प्रतिपादन करता है कोसलैंड। ऊपर वाले से जस्ट ये बोल सकते हैं कुछ बिंदु अपोजिट हैं। इन्होंने कहा है परिवर्तनशील नहीं होते हैं, इनके अनुसार परिवर्तनशील होते हैं। जैसे ही सबसेट सक्रिय स्थल के संपर्क में आता है तो प्रारंभ में एक दूसरे के वो पूरक नहीं होते हैं, फिर अनुपूरक होते हैं, संपर्क में आने के पश्चात अनुपूरक होते हैं। तो ये बोल सकते हैं फर्स्ट, इस सिद्धांत के अनुसार एंजाइम में पाए जाने वाले एक्टिव साइट दृढ़ नहीं होते हैं। ऊपर वाले में क्या बोल सकते हैं, यहाँ ये बोल सकते हैं दृढ़ होते हैं, यानी परिवर्तनशील नहीं होते हैं, इसलिए दृढ़ बोलेंगे इसे। यहाँ परिवर्तनशील आगे हम पढ़ेंगे, इसलिए दृढ़ नहीं होते हैं, क्योंकि सॉफ्ट होंगे तभी परिवर्तनशील होंगे। अर्थात सक्रिय स्थल प्रारंभ में, एक्टिव साइट प्रारंभ में, क्रियाधार अणु के यानी सबस्ट्रेट के पूरक संरचना के नहीं होते हैं।
लेकिन सबस्ट्रेट के संपर्क में आने पर सक्रिय एक्टिव साइट या सक्रिय स्थल, एक्टिव साइट अनुपूरक हो जाते हैं। ये बोल सकते हैं इस सिद्धांत के अनुसार एंजाइम में उपस्थित सक्रिय स्थल, वंस अगेन, इस सिद्धांत के अनुसार एंजाइम में उपस्थित सक्रिय स्थल क्रियाधारों यानी सबस्ट्रेट्स से प्रेरित होकर अनुपूरक हो जाते हैं। इस कारण इस थ्योरी को प्रेरित आसंजन यानी जुड़ना, प्रेरित आसंजन सिद्धांत कहते हैं। 12th की जो बुक है उस बुक में अगर हम देखें पेज नंबर 57 पर नीचे फिगर दे रखा है। प्रारंभ में एंजाइम लार्ज इन साइज में बना रखे हैं, नीचे सबसेट बना रखा है। सबसेट व एंजाइम पर उपस्थित एक्टिव साइट अलग अलग आकृति के हैं, परंतु जैसे ही सेकंड फिगर में हम देखेंगे बी में दोनों संपर्क में आएंगे। जैसे ही क्रियाधार सक्रिय स्थल के संपर्क में आता है, ये सक्रिय स्थल क्रियाधार के अनुपूरक हो जाता है। पास आने पर प्रेरित होकर अनुपूरक हो रहा है। अंततः ये क्रियाकारक किस में बदल जाता है? फिगर सी में उत्पाद में बदल जाता है तथा एंजाइम मुक्त हो जाता है। नेक्स्ट इसका जो पार्ट है वो है सक्रियण ऊर्जा की कमी, लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। हिंदी में इसको बोलेंगे सक्रियण ऊर्जा में कमी। कब होगी? एंजाइम की उपस्थिति के बेस पर यह समझाया गया, एक अनुपस्थिति के बेस पर समझाया गया। एक तो एंजाइम जब उपस्थित हैं तब सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता कम होगी, और एक एंजाइम का अभाव है तब सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होगी। देखो इसके नाम से स्पष्ट है, एनर्जी। अगर मानव के संदर्भ में लेंगे, सेल के संदर्भ में लेंगे तो एटीपी को कहते हैं। एटीपी को सेल करेंसी भी कहते हैं, कोशिका की मुद्रा भी कहते हैं। हमेशा जैव रासायनिक अभिक्रियाएं एंजाइम की उपस्थिति में संपन्न होती हैं। वो एंजाइम के साथ साथ क्रिया कारकों को सक्रिय भी किया जाता है। उनको सक्रिय करने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। ये इसमें बोल सकते हैं। जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को आरंभ करने के लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। उसे
सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। नाम से स्पष्ट है, एक्टिव करने के लिए जो ऊर्जा है, ये बोल सकते हैं जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में सबस्ट्रेट को एक्टिव करने के लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। वंस अगेन, बायोकेमिकल रिएक्शन में सबस्ट्रेट को, क्रियाधारकों को एक्टिव करने के लिए, सक्रिय करने के लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उसे एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। देखो एक फिगर द्वारा इसको हम समझते हैं। एक आरेख द्वारा कैसे हम सक्रियण ऊर्जा को दर्शा सकते हैं या सक्रियण ऊर्जा में कमी को दर्शा सकते हैं कि क्रियाकारक कैसे उत्पाद में बदलते हैं। एक और हम लेंगे इसमें, रेट ऑफ सबस्ट्रेट, या इसको बोलेंगे क्रियाधार की दर। सेकंड हम लेंगे पोटेंशियल एनर्जी, इस ओर है रेट ऑफ सबस्ट्रेट, इस ओर है पोटेंशियल एनर्जी, विभव ऊर्जा। यहाँ अगर इसको हम दर्शाएं एक एंजाइम की उपस्थिति में, एक अनुपस्थिति में, यदि हम ये दर्शाएं कि सबस्ट्रेट कैसे उत्पाद में बदलते हैं, यहाँ अगर हम देखें ये दो फिगर्स द्वारा इसको हम समझ सकते हैं। फर्स्ट जो दर्शाया है वो एंजाइम की उपस्थिति में दर्शाया गया है। सेकंड जो दर्शाया गया है वो एंजाइम की अनुपस्थिति में दर्शाया गया। देखो यहाँ देखने से ये गैप कम नज़र आ रहा है, ये गैप अधिक नज़र आ रहा है। यहाँ ध्यान ये रखना है, ये तो है यहाँ क्रियाधार, प्रारंभ में इसकी मात्रा अधिक होती है। ये क्या बन रहा है, यहाँ दोनों में उत्पाद बन रहा है, यानी प्रोडक्ट बन रहा है। प्रारंभ में क्रियाधार की कंसंट्रेशन क्या होती है, अधिक होती है। उत्पाद की क्या होती है, कम होती है, क्योंकि क्रियाकारक या सबस्ट्रेट प्रारंभ में अधिक है, धीरे धीरे ये उत्पाद में बदल रहा है। एक स्थिति ऐसी आती है कि पूर्ण रूप से ये उत्पाद में बदल जाता है। अब यहाँ ये तो दर्शाया गया है एंजाइम रहित सक्रियण ऊर्जा, यानी ऐसी जैव रासायनिक अभिक्रियाएं या कुछ ऐसी जैव रासायनिक अभिक्रियाएं जिनको यदि बिना एंजाइम की उपस्थिति में हम संपन्न करेंगे तो उनमें सबस्ट्रेट को एक्टिव करने के लिए अधिक एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता होगी। इसको क्या कहेंगे, एंजाइम युक्त सक्रियण ऊर्जा। नीचे वाले में अर्थ है कम समय में पूर्ण हो रही है ये जैव रासायनिक अभिक्रिया। यदि दो सेम सबस्ट्रेट लेंगे, प्रोडक्ट भी सेम बनेंगे, एक सबस्ट्रेट के दौरान एंजाइम उपलब्ध करवा रहे हैं, इसमें एंजाइम उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इसमें ऊर्जा की कम आवश्यकता होगी, यानी सबस्ट्रेट को सक्रिय करने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसलिए इसको बोलेंगे एंजाइम युक्त सक्रियण ऊर्जा। वो भी क्या है, कम। इसमें एंजाइम उपलब्ध नहीं है, ऐसी स्थिति में सबस्ट्रेट को सक्रिय करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, उसे बोलेंगे एंजाइम रहित सक्रियण ऊर्जा। यह बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं इसमें एंजाइम क्रियाधारों, एंजाइम क्रियाधार के अणुओं
के लिए सक्रियण ऊर्जा के सक्रियण के लिए आवश्यक ऊर्जा को कम कर देते हैं। यह है एंजाइम की क्रिया प्रणाली कैसे संपन्न होती है। सो थैंक्स, हैव ए नाइस डे।